संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 150 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की ओर अग्रसर। संसद के दोनों सदनों में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश की कला संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर 19 साहित्यकारों और भाषाविदों को किया सम्मानित। और देश में अब तक 122 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सभी लोगों को कोविड के नए वेरिएंट से सावधान रहने की जरूरत है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले पत्रकारों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि देश 150 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर बहस करने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देशवासी इसके कुछ नतीजे देखने के इच्छुक हैं। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे जिन पर चर्चा की जाएगी। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है। पहले लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक पेश करने पर विपक्षी सदस्य पहले चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि चर्चा तभी संभव है जब सदन सुचारू रूप से चले। हंगामे के बीच सदन में कृषि कानून निरसन विधेयक पारित कर दिया गया। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश में मंडी निर्वाचन क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश में खंडवा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे 2 नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने दिवंगत कल्याण सिंह और ऑस्कर फर्नांडिस सहित 8 सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्य देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य के समान ढांचे की मांग तथा अन्य मुद्दों को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। उन्होंने तख्तियां दिखाते हुए नारेबाजी की। इस कारण अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। वहीं कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 राज्यसभा के पटल पर भी रखा गया और वहां पर भी सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा तो मिल गया है, मगर उसे बोलने और लिखने को लेकर लोगों में हिचक दूर नहीं हुई है। उनकी सरकार मंत्रालय के साथ ही अन्य दफ्तरों में छत्तीसगढ़ी भाषा को व्यवहार में लाने का प्रयास कर रही है। कल राजभाषा दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कला, संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
और छत्तीसगढ़ी भाषा के मतलब है हमार साझा भाषा जिसमें छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के धड़कन है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के पीछे यही छत्तीसगढ़ के अस्मिता है, पहचान है, बनाए रखे के ललक हमर सियान मतलब पुरखा मलरी से तेकर बर ये मांग रखी। केवल भौगोलिक नहीं बल्कि हमार छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव रही से ओकर कारण से छत्तीसगढ़ राज्य के मांग उठी और ओकर जेन हमर पुरखा है, सियान मन है, तेन अपन स्वाभिमान बर, आत्मनिर्भरता बर एला अलग राज्य बनाए के बात करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के 19 साहित्यकारों और भाषाविदों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 122 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 42 लाख 4 हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान 8,000 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 9,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। इस समय देश में कुल 1,03,859 सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 3 करोड़ 40 लाख 8,183 रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.34% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 0.23 है। कल 30 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इस समय 330 सक्रिय मरीज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। प्रदेश के 16 जिलों में कल कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 64 लाख 75 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों में नागरिक उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। टीकाकरण केंद्रों में आने वाले लोगों ने कहा कि इस अभियान में शामिल होकर वे कोरोना मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। टीका लगवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे शासन जो है ऐसी किसी को टीका मतलब बिना बेमतलब के नहीं लगवाएंगे। जब लगवा रहे हैं मतलब कि वो हमारे सुरक्षा के लिए ही है, क्योंकि कोरोना की महामारी में टीका लगवाना एकमात्र उपाय है। क्योंकि और जिसके भी मन में कुछ शंका है तो पहले अपने शंका को जाके दूर कर ले, क्योंकि शासन हर जगह इसके तहत कुछ न कुछ उपाय कर रहे हैं। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की अपील जिला पंचायत मुंगेली की सदस्य शीलू साहू ने की। स्टाफ है उनका भी उत्साह है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन महिला समूह और नर्स, डॉक्टर सभी उत्साहित होकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम लोग भी जाकर क्षेत्रों में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि टीकाकरण लगवाएं। और काफ़ी अधिक से अधिक संख्या में मैं अपील करती हूँ कि आप सभी आगे आइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाइए। और जिन लोगों का एक भी डोज कंप्लीट नहीं हुआ है वो कृपया अपना डोज कंप्लीट करें। और इसमें बहुत सुरक्षित है, ये आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित है और आपकी नई पीढ़ी के लिए ये बिल्कुल सुरक्षा का एक चक्र बनाएगा। वहीं लोरमी एसडीएम मेनका प्रधान ने कहा कि इस महाअभियान में 100% वैक्सीनेशन कराने लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। कल 27 नवंबर दिन शनिवार को संपूर्ण मुंगेली जिले में टीकाकरण का महाअभियान था, जिसके अंतर्गत पूरे जिले में 60,000 से अधिक टीके लगे। और उसी के अंतर्गत लोरमी ब्लॉक जो कि टीकाकरण में पीछे था, कल वहां 23,500 से अधिक टीके लगे, जिसमें फर्स्ट डोज सेकंड डोज दोनों सम्मिलित हैं और लोगों ने अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारा प्रयास है कि आगामी 10 दिवस में हम पूरे ब्लॉक को 100% टीकाकरण करवा लें, जिसमें फर्स्ट डोज जो हमारे पेंडिंग है वो सभी लोग फर्स्ट डोज लगवा लें। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो सेकंड डोज के लिए एलिजिबल हो गए हैं, पात्र हो गए हैं, उनको सेकंड डोज लगवा लें। इसके लिए हम लोगों ने जिलाधीश महोदय के दिशा निर्देशन में कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है और उस कार्य योजना अनुरूप आगामी 10 दिवस में हमारा प्रयास है कि हम 100% टीकाकरण कर लेंगे। मुंगेली जिले में टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने, निरीक्षण और पर्यवेक्षण कार्य के लिए 50 जिला स्तरीय अधिकारियों का दल तैनात किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न जिलों की पुलिस नशे की सामग्री बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी सिलसिले में बिलासपुर में सिविल लाइन थाना में नशे की सामग्री बेचने के 7 मामलों में 14 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से काफी मात्रा में सामग्री बरामद की गई है। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।
बिलासपुर पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शासन की मंशा और हमारे पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश पर आईजी साहब से मार्गदर्शन लेकर के हम लोगों ने एक विशेष एक टीम बनाया है, जिसका नेतृत्व हमारे एडिशनल एसपी श्री उमेश कश्यप कर रहे हैं। और इस टीम में सिविल लाइन के अधिकारी थाना प्रभारी यात्रा के निर्देशन में और हमारी जो विशेष टीम बनी साइबर की, उसके निर्देशन में हम लोगों ने पिछले 2 दिन में लगातार कार्रवाई की, जिसमें भारी मात्रा में नशे का सामान मिला है और इसमें कुल मिला के 14 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और 7 अपराध दर्ज किए गए हैं। इसमें एक तोरबा में और एक सीपत में एनडीपीएस एक्ट तक कार्रवाई की गई, जिसमें गांजा पे कार्रवाई हुई है। पुलिस ने विभिन्न इलाकों में छापामार कार्रवाई के बाद नशीली टैबलेट और इंजेक्शंस भी बरामद किए हैं। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर के बारे में। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर को याद करते हैं, जिनका जन्म 29 नवंबर 1869 को हुआ था। ठक्कर बापा के नाम से लोकप्रिय अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर ने भारत के कई राज्यों में तथाकथित निम्न जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए अपने जीवन के 35 से अधिक वर्ष समर्पित कर दिए। बापा का जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ था। उन्होंने पोरबंदर, युगांडा, बॉम्बे नगर पालिका में एक इंजीनियर के रूप में और तत्कालीन सांगली राज्य के मुख्य अभियंता के रूप में भी काम किया। कुर्ला के बॉम्बे उपनगर में काम करते हुए बापा तथाकथित निम्न जातियों की दयनीय स्थिति से विचलित हुए। शोषित वर्ग मिशन के सदस्य रामाजी शिंदे की मदद से उन्होंने कुर्ला में सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। उन्नीस 1914 में वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में शामिल हो गए। गोपाल कृष्ण गोखले ने उनका परिचय महात्मा गांधी से कराया और उन दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। 1920 में बापा ने ओडिशा का दौरा किया और अकाल के दौरान राहत कार्य भी किया। 1923 में उन्होंने आदिवासी उत्थान के लिए प्रयासों के तहत भील सेवा मंडल की स्थापना की। वे 1926 में भावनगर राज्य विषय सम्मेलन के अध्यक्ष बने और 1928 में उन्होंने काठियावाड़ स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ठक्कर बापा को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें 40 दिनों के बाद ही रिहा कर दिया गया। वे हरिजन सेवक संघ के सचिव थे और उन्होंने 1944 में गोंड सेवक संघ की स्थापना की। बाद में इस संगठन का नाम बदलकर वनवासी सेवा मंडल कर दिया गया। ठक्कर बापा को संविधान सभा की एक उप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने 1950 में ट्राइब्स ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। ठक्कर बापा सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते थे और अस्पृश्यता के उन्मूलन की भी हिमायत करते थे। उन्होंने हर जगह इन मिशनों को लेकर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि उनकी महत्वाकांक्षा ठक्कर बापा के निस्वार्थ सेवा के रिकॉर्ड की बराबरी करने की थी। 20 जनवरी 1951 को 81 वर्ष की आयु में ठक्कर बापा का निधन हो गया। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।